नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मैं विकास मिश्रा। जैसे कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो बोलियों के बारे में पढ़ रहे थे और 4 बोलियां हमने मित्रों पढ़ ली थी। खड़ी बोली हमने पढ़ ली थी, इसके साथ ही साथ आपका बुंदेलखंडी, हरियाणवी। तो इन बोलियों को आपने क्या कर लिया है मित्रों, अभी तक कंप्लीट कर लिया है। और जो 5वीं बोली आपके सामने है वो है आपकी कन्नौजी। तो मित्रों कन्नौजी जो है, कन्नौज जो शब्द है यह संस्कृत कान्य कुब्ज से केंद्र माना जाता है। यानी कन्नौज का जो केंद्र माना जाता है वो संस्कृत के कान्य कुंज, इस बोली का केंद्र माना जाता है। कान्य कुंज का अर्थ क्या है, आप देखते हो कि आज के समय में जब आप पेपर वगैरह पढ़ते हो तो एक आपको काव्य कुंज या कान्य कुंज करके ब्राह्मण मिलता है, तो वहां से इस चीज को क्या किया गया है, जोड़ा गया है आपको। और इस बोली का जो केंद्र है यही आपका क्या किया जाता है, माना जाता है। अतः इसका नाम क्या पड़ गया, कन्नौजी पड़ गया। और इसका जो मित्रों केंद्र है, यानी अगर देखा जाएगा यह जो बोली है वह किन किन जगहों पर बोली जाती है मित्रों। यह जो बोली बोली जाती है वह आपकी इटावा में बोली जाती है, शाहजहांपुर में बोली जाती है, फर्रुखाबाद है आपका, कानपुर है आपका, हरदोई है, पीलीभीत है और अन्य जगहों पर ये क्या हो जाती है, आपकी बोली जाती है। और इसका जो जन्म हुआ है वह सौरसेनी अपभ्रंश से ही मित्रों माना जाता है। यानी अगर मैं इसके जन्म की बात करता हूं कि जो कन्नौजी का वो जन्म हुआ है वह किससे हुआ है मित्रों, तो जो कन्नौजी का आपका जन्म माना जाता है वह सौरसेनी अपभ्रंश के ही अंतर्गत मित्रों आपका मान लिया जाता है। आपको सिर्फ 2 ही चीज़ों का ख्याल रखना है मित्रों अपने परीक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि इससे क्वेश्चन आपका निश्चित बनता ही बनता है। अगर आप टेट का एग्जाम देने जाते हो तो उसमें भी इसके साथ ही आप चाहे लेखपाल का हो या ROAR का हो, किसी का भी एग्जाम होता है जिसमें हिंदी पूछता है आपका, तो पूरी उम्मीद है 100% लगभग कि आपके इससे प्रश्न जरूर आपके बनने ही बनने हैं मित्रों। अगली बोली आपकी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों आपके लिए, अवधी है। और अवधी से आपका एक बार प्रश्न भी UPTET के उसमें आपका आ चुका है। तो इस बोली का जो केंद्र बिंदु माना जाता है अवधी का मित्रों, वो आपका क्या माना जाता है, अयोध्या माना जाता है। यानी जो इसका बोली का केंद्र है या कह लीजिए अवधी का जो केंद्र है वह आपका क्या है, अयोध्या है। और अयोध्या का विकसित रूप आपको जो मिलता है अवध आपको मिलता है। अयोध्या का ही मित्रों विकसित रूप जो आपको देखने को मिलता है मित्रों, वह क्या मिलता है आपको, अवध मिलता है, जिससे अवधी शब्द बना। अब देखिएगा अवधी शब्द जो आपका बना है मित्रों वह तो आपका अवध से बना है, लेकिन अवधी जो बोली है इसके लिए काफी आपका मतभेद है। अवधी में जो मतभेद है वो क्या है, कुछ लोग आपका जो मानते हैं कि जो अवधी का विकास हुआ है, अवधी का जन्म हुआ है वह अर्धमागधी से हुआ है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अधिकांश विद्वान इसका जो उद्भव मानते हैं वह अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। यानी अधिकांश जो विद्वान हैं इसका जो वो मानते हैं उद्भव, वह किससे मानते हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं। कुछ लोग, लेकिन एक ऐसा भी कुछ लोग मिलेंगे जो इसकी पाली से समानता मानते हैं। यानी क्या कहते हैं कि इसका जो विकास हुआ है या इसका कह लीजिए जो उद्भव हुआ है वह आपका पाली से भी मानते हैं, क्योंकि पाली से इसकी समानता देखने को मिलती है। क्योंकि जो पाली बोली है उसकी जो समानता है यह उससे आपको देखने को मिलती है। तो जब पाली से इसकी समानता देखने को मिलती है मित्रों, तो इसीलिए कहा गया कि ये पाली के ही उद्भव हुआ है। यानी इसका जो विकास हुआ, इसका जो उद्भव हुआ है पाली से हुआ। लेकिन मित्रों सबसे ज्यादा जो आपको लोगों के तथ्य मिलते हैं वह तथ्य अर्धमागधी अपभ्रंश के रूप में ही मिलते हैं। अगर सबसे ज्यादा की बात करूंगा, सबसे ज्यादा जो लोग मानते हैं या प्रमुखता से जिसको स्थान दिया गया है अवधि को, वह अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत ही माना जाता है। और मित्रों जहाँ पे आप लोग रहते हो, जहाँ पे हम लोग हैं इलाहाबाद में, यह अर्धमागधी अपभ्रंश से है और बोली यहाँ की आपकी क्या मानी जाती है मित्रों, अवधि मानी जाती है। तो यह आपका किसके अंतर्गत है, अवधि के अंतर्गत माना जाएगा। और
कुछ लोग पाली मानते हैं, लेकिन पाली से इसकी समानता है, लेकिन उससे आपका माना नहीं जाता है। जो मैक्सिमम विद्वान है मित्रों वह अर्धमागधी से मानते हैं। अगली बात है, इसका जो क्षेत्र है मित्रों वह काफी व्यापक है। जैसे आपने खड़ी बोली का क्षेत्र देखा था, उसका जो विस्तार आपको मिलता है वो बड़ा मिलता है, उसी तरह से इसका भी जो मित्रों विकास आपको, किसका, अवधि का विकास जो मित्रों आपको देखने को मिलता है, अवधि का जो विकास है मित्रों वह थोड़ा सा व्यापक एरिया में है, बड़े एरिया में है। तो जो अवधि आपका बोली जाती है वह कहाँ कहाँ है, लखनऊ में बोली जाती है मित्रों। जैसा मैंने आपको बताया प्रयाग, आज के समय में इलाहाबाद आपका प्रयाग नाम बदला जा चुका है, तो प्रयाग इलाहाबाद के नाम से। फतेहपुर में भी आपकी यही बोली जाती है। मिर्जापुर हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली, सीतापुर, फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी आदि हैं। यानी इतने जगहों पर यह अवधि आपकी प्रयोग की जाती है। और अवधि से संबंधित जो आपके प्रमुख कवि हैं वह हैं आपके मुल्ला दाऊद, कुतुबुन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान, सबल सिंह आदि हैं। यानी ये मुख्य रूप के कवि माने जाते हैं जो अवधी भाषा के रूप में आपके प्रयोग किए जाते हैं। अगर अवधी के मुख्य कवियों की बात की जाएगी तो यही आपके मुख्य कवि के रूप में यहाँ पर देखे जाते हैं। और इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र थोड़ा सा आपको कन्नौजी या अन्य बोलियों की अपेक्षा क्या देखने को मिलेगा, व्यापक रूप में मित्रों आपको देखने को मिलता है। आइए मैं ले चलता हूं आपको नेक्स्ट की ओर, जो आपकी सातवीं बोली है कि सातवीं बोली कौन सी है और कौन सी नहीं है। आइए देखते हैं सातवीं बोली। देखिएगा मित्रों, जो आपकी सातवीं बोली है वो है आपकी बघेली। यानी बघेली जो है वह राजपूतों के आधार पर, यानी जो बघेली का नाम पड़ा है यह राजपूतों के आधार पर रखा गया है। और इसका जो क्षेत्र दोस्तों माना जाता है मित्रों, माना जाता है वह रीवा का जो आसपास का क्षेत्र है उसी को मित्रों बघेली के अंतर्गत आपके रखा जाता है। यानी रीवा के आसपास का जो क्षेत्र है मित्रों उसके अंतर्गत बघेली के आपको स्थान दिया गया है। तो बघेली राजपूतों के आधार पर रीवा तथा आसपास का इलाका बघेलखंड कहलाता है। क्या कहलाता है, बघेलखंड। जैसे बुंदेल था तो उससे क्या कहलाया, बुंदेलखंड, वैसे ही इससे आपका क्या बना, बघेलखंड कहलाता है। वहां की बोली को बघेली या बघेलखंडी कहा जाता है। यानी जो वहां की रीवा के आसपास का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो बोली है उसको बघेल या बघेलखंडी के नाम से संबोधित मित्रों किया जाता है। इसका जो उद्भव माना जाता है वह अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से माना जाता है। यानी इसका जो उद्भव माना जाता है वह अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक किससे माना जाता है, क्षेत्रीय रूप से आपका माना जाता है। यानी जो इसका उद्भव माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश के ही एक क्षेत्रीय रूप से माना जाता है। इसे दक्षिणी अवधि भी कहते हैं। यानी अवधि आपने पढ़ा है लेकिन ये दक्षिण में होने के कारण इसे दक्षिणी अवधि के नाम से भी आप क्या कर सकते हो, संबोधित मित्रों कर सकते हो। इसके साथ ही जो इसका क्षेत्र है वह रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र माना जाता है। यानी जो इसका क्षेत्र है मित्रों वह रीवा, नागौर, शहडोल, सतना, मैहर तथा आसपास का क्षेत्र माना जाता है। और बघेली के अंतर्गत मित्रों सिर्फ और सिर्फ आपको लोक साहित्य ही देखने को मिलते हैं। यानी बघेली के अंतर्गत आपको जो देखने को मित्रों मिलते हैं वह आपको लोक साहित्य ही ज़्यादा आपको देखने को मित्रों मिलते हैं। अगली बोली जो आपको मैं ले चलता हूँ वो है आपकी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो इसका जो मुख्य क्षेत्र है वह छत्तीसगढ़ है। यानी इसका जो छत्तीसगढ़ी का मुख्य क्षेत्र दोस्तों माना जाता है वह आपका छत्तीसगढ़ माना जाता है। और जब इसका मुख्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ है तो इस बोली का नाम भी क्या रख दिया गया, छत्तीसगढ़ी ही नाम रख दिया। क्योंकि जिस क्षेत्र में जो चीज़ होती है उसको उसी के अंतर्गत ही आपका रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है कि छत्तीसगढ़ है तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, छत्तीसगढ़ ही रखा गया है। इसका जो उद्भव हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से विकास हुआ है। यानी जो इसका उद्भव माना जाता है वह अर्धमागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से इसका विकास मूल रूप से माना जाता है। इसके साथ ही साथ इसका जो क्षेत्र है सरगुजा, यानी इसका छत्तीसगढ़ी का, किसका, छत्तीसगढ़ी का जो क्षेत्र है
सरगुजा, कौरिया, बिलासपुर, रायगढ़, खैरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, काकौर आदि हैं। ये आपके जो इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, यानी छत्तीसगढ़ी जो आपकी बोली है, इसके जो क्षेत्र हैं आपके दोस्तों यही माने जाते हैं। और इसमें जो आपको मिलते हैं मित्रों, वो क्या मिलते हैं? सिर्फ लोक साहित्य मिलते हैं। यानी इसके साथ ही साथ इसमें जो मित्रों आपको देखने को मिलेंगे वह सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिलते हैं मित्रों? लोक साहित्य ही देखने को आपको मिलते हैं। तो ये थी आपकी मित्रों, आपने देखा कि ये जो आपको मिले हैं ये क्या मिली हैं? 8 आपकी क्या है बोलियां मैंने आपको बता दी हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये 8 बोलियां आपको मित्रों अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मित्रों मैं आपको लेके चलता हूं कल के क्विज की ओर। जो कल हमने एक क्विज प्रतियोगिता, मैंने जैसा मित्रों आपको बताया है कि रोज 10 बजे विकास क्लासेस इलाहाबाद टेलीग्राम पे अगर आप सर्च करोगे तो आपको विकास क्लासेस इलाहाबाद के नाम से आपको कुछ प्रतियोगिता देखने को मिलती है। और यह प्रतिदिन रात 10 बजे हमारे चैनल पर आपको कुछ प्रतियोगिता मिलती है और जो बिल्कुल निःशुल्क है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी बहन या भाई हमसे जुड़ना चाहता है तो इसके माध्यम से वह जुड़ सकता है। तो कल के प्रतियोगिता में जो मैंने विषय रखा था मित्रों, वह जेंडर को लेकर रखा था। यानी वहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे वह जेंडर को लेकर बात कर रहे थे। जेंडर यानी जो बात हो रही थी वह लिंग को लेकर बात हो रही थी कि लिंग क्या होते हैं। तो मित्रों आपको पता है कि हिंदी जो में लिंग होते हैं वह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में आपके 3 लिंग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वह हिंदी की बात कर रहे हैं। तो जेंडर आपके 2 ही सिर्फ मिलेंगे। पहला आपको जो मिलेगा वह मित्रों आपका क्या है? स्त्रीलिंग है। और दूसरा जो आपको मित्रों मिलता है देखने को वह पुल्लिंग मिलता है। मैंने मित्रों कल उसमें पूछा था, एक क्वेश्चन आपका दिया गया था कि नमक का जेंडर क्या है या नमक का लिंग क्या है। देखिएगा मित्रों, जो घरेलू वस्तुएं होती हैं या जो आप बनिए की दुकान से चीज़ें लेके आते हो उनको सभी जो स्थान दिया जाता है वह किसमें? स्त्रीलिंग में। यानी जो बनिए की दुकान है अगर आप उससे ये चीज़ें लेके आते हो तो उनको जो स्थान दिया जाता है मित्रों वह स्त्रीलिंग में ही स्थान आपके दिया जाता है। अगर इस दृष्टि से देखा जाएगा तो आपका जो नमक शब्द बनता है यह आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपका आता है। लेकिन मित्रों कुछ अपवाद भी हैं, यानी कुछ ऐसे आपको अपवाद मिलते हैं जिसके कारण यह आपका जो क्षेत्र है क्या हो जाता है? आपका अलग हो जाता है। तो अगर देखा जाएगा नमक, अगर उससे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ बनिए की दुकान से आया है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा? आपका स्त्रीलिंग बनना चाहिए। लेकिन जो नमक अपवाद के रूप में आता है, अगर नमक को देखा जाएगा कि ये क्या है? आपका अपवाद के रूप में प्रयोग होता है, तो इसको कहीं कहीं पर स्त्रीलिंग में स्थान दिया गया है और कहीं कहीं पर इसको जो स्थान आपके अपवाद के रूप में क्या माना गया है? पुल्लिंग के रूप में इसको आपको जाना जाता है मित्रों। तो इसीलिए अगर इसे आप सीधे रखना चाहो तो ये ना तो स्त्रीलिंग के अंतर्गत माना जाता है और ना ही पुल्लिंग के अंतर्गत आपका माना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका जो है यह क्या है? अपवाद स्वरूप है, क्योंकि कुछ लोगों ने इसको स्त्रीलिंग में रखा है और कुछ लोगों ने इसको पुल्लिंग के अंतर्गत रखा है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम चीज़ें आपको मिलती हैं यदि दुकान से लिया जाता है तो वह इसको स्त्रीलिंग मानते हैं। तो इसीलिए अगर दोस्तों माना जाएगा तो इसको स्त्रीलिंग के ही रूप में आपको माना जाएगा, पुल्लिंग के रूप में आपका यह नहीं माना जाएगा। तो आपको लगता होगा दोस्तों कि ये जो मैंने आपको सवाल बताया है कि नमक किसके अंतर्गत है, तो यह आपका जो माना जाएगा वो स्त्रीलिंग के ही अंतर्गत इसको स्थान आपका दिया जाएगा और जो साक्ष्य मिलते हैं वो भी आपको स्त्रीलिंग की ओर ही ले जाते हैं। तो इसीलिए मित्रों इसको किस में रखा जाएगा? स्त्रीलिंग में, क्योंकि ये क्या है? आपका अपवाद है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज का जो विषय है इसको मैं समाप्त करता हूं और मित्रों हम आपसे अब जो मिलेंगे फिर से आगे मिलेंगे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 18 बोलियों में से हमने 8 बोलियां कंप्लीट कर ली हैं। अगली बोलियां जो हैं वो उन बोलियों के बारे में अब हम देखेंगे। पश्चिमी राजस्थानी जो बोलियां हैं आपकी 9वीं बोलियां, उसके बारे में मैं बात करूंगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।